नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज चैनल। आज दिन भर की ताजा खबरों को देखने के लिए यूपी न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं यूपी न्यूज चैनल पर मैं ताजा अमित खबरें। कुमार गौतम, यूपी न्यूज से एडिटर। आज हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर में ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पटेल जी से, जिनको ओबीसी महासभा के द्वारा प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्य समिति में कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इनसे जानेंगे क्या इनकी रणनीति है, किस तरह का कार्य इनकी ओबीसी महासभा करती है। जी पटेल जी बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज हमारे कार्यालय तक आए और आप कहीं न कहीं से जो जहाँ से सूचना मिली है इस प्रमोशन की और उसको प्राप्त कर आप यहाँ आए, बहुत खुशी की बात है। ओबीसी महासभा एक ऐसी महासभा है जो भारत देश के यानी हमारे देश के कम से कम 20 स्टेटों में अभी कार्य कर रही है और इसका कुछ डिमांड है। और क्या है कि जिस तरह से अंग्रेजी शासन में सन 1931 में पहली बार अंग्रेजी सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई, उस टाइम पिछड़े समाज की संख्या 52% बताई गई थी और उसी आधार पर आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने 61 में, उसके बाद हर 10 साल पर उन्होंने जनगणना कराई, परंतु उसका कोई भी आंकड़ा जनता के बीच में प्रदर्शित नहीं किया कि ओबीसी कितना है, किस जाति के लोग कितने हैं। और देखिए, किसी भी देश की प्रगति, वहाँ के लोगों की प्रगति के लिए जो कार्य होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार उनकी नीति आयोग से, केंद्र की सरकार के नीति आयोग से नीति बनती है, 5 साल की परियोजनाएं बनती है और उस पर काम होता है, तब उस देश के लोगों का विकास होता है। कांग्रेस ने भी करवाया, 2011 में करवाया, लेकिन उस टाइम जो उसके आंकड़े थे उसको प्रदर्शित नहीं किया गया। अब समय आया था, 2021 में जनगणना की घोषणा हुई थी, परंतु केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इस आधार पर हम लोगों का संगठन जो लगभग आज 15 साल से कार्य कर रहा है, यह यही चाहता है कि पूरे देश में सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना होने के बाद जो उससे आंकड़े प्राप्त होते हैं, आरक्षण हम नहीं कह रहे हैं कि भाई किसी को ज़्यादा दे दीजिए, कम दे दीजिए, लेकिन जातीय जनगणना की संख्या के आधार पर उनको जो आरक्षण है उसको वितरित किया जाए, आरक्षण के अंकों को वितरित किया जाए, ताकि उस आधार पर कोई ये ना कहे कि ब्राह्मण हमारा खा गया, हमारा ठाकुर खा गया, या एससी कहे कि हमारा ओबीसी खा गया, ओबीसी कहे कि हमारा एससी खा गया। तो ऐसा माहौल इस देश में उत्पन्न हो चुका है। इसको समाप्त करने के लिए जातीय जनगणना कर जिस जाति का जितनी संख्या है, पूरे देश के हिसाब से जितनी परसेंटेज है, अगर मान लीजिए कि एक कुर्मी है और पूरे देश में वो 2% है, तो उसको 2% आरक्षण उस वर्ग को, जाति को दे दिया जाए। सैनिक समाज है 1% है तो 1% दे दिया जाए, ब्राह्मण समाज 3% है तो उनको 3% दे दिया जाए। तो इस आधार पर जनगणना करके इस आरक्षण की लड़ाई को, रोज रोज की लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए और इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए, ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना करे, ना कोर्ट करे, ना कोई आने वाली सरकार कर सके। पटेल जी, जैसे हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक तरह से बम विस्फोट जैसे हो जाता है, इस तरह से विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। क्या ओबीसी महासभा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग नहीं कर रही है, या जनसंख्या कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबसे पहले देखिए, इस विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश चाइना है, जिसकी जनसंख्या लगभग 145 करोड़ के आसपास है। फिर भी वो खुशहाल है,
वहाँ के हर लोग काम करते हैं। वहाँ की कार्य नीति, सरकार की जो नीति है कार्य कराने की, रोजगार देने की, उनकी नीति उस टाइप की है कि प्रत्येक घर में लोग काम कर रहे हैं, एक एक आइटम बना रहे हैं, सरकार उस आइटम को ले रही है और उनको पैसा दे रही है। उनके बच्चों को सरकार पढ़ा रही है, चाइना की सरकार पढ़ा रही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आप कोई नमकीन बनाने के काम शुरू कर देते हैं, नमकीन बनाने का काम शुरू कर देते हैं, तो उस पर जो है खाद्य विभाग का और अभी अधिकारियों का, हर विभाग का छापा आप पर पड़ जाता है कि कैसे तुमने बनाना शुरू कर दिया। जबकि यहाँ पे इसका प्रोत्साहन देना चाहिए। अब जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या भारत में कोई भी समस्या नहीं है। समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या यहाँ की जो भी सरकार रही हो या जो है, ये सरकारों का मसला है। उनका जो ये सिस्टम बनाने की स्थिति है ये ठीक नहीं है। सिस्टम आप बनाइए, एक एक घर को काम दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है जनसंख्या का। चाइना से कभी भी आप ऊपर नहीं जा पाएंगे जनसंख्या के मामले में। पटेल जी, जो क्षेत्रफल है, भूमि का क्षेत्रफल, उसमें जब रहने की ज़मीन कम होती जा रही है और जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि में रहने के मकान बन रहे हैं, प्लॉट कट रहे हैं, तो वहाँ से अनाज कहाँ से आएगा जब सब जगह तो मकान बन जाएंगे, कृषि भूमि ख़त्म हो जाएगी। चलिए, ये आपका सवाल बहुत बढ़िया बात है। कृषि भूमि समाप्त करने की जो व्यवस्था हो रही है वो जनसंख्या के और मकान के द्वारा नहीं हो पा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव नहीं है। आज के समय में जो भूमि अधिग्रहण बिल जो आया है, जिसके आधार पर ये काम चल रहा है, आप देखिए कि पुरानी सड़क सारी बेकार हुई पड़ी है, लेकिन नए नए ज़मीनों को कब्जा कर और उस पर 100-100 मीटर की, 40-40 मीटर की, 60-60 मीटर की सड़कें बन रही है, जिस पर चलने वाले लोग नहीं हैं। तो जितनी ज़मीन इन सड़कों में जा रही है, क्या वहाँ से जितने पेड़ वहाँ से काटे जा रहे हैं, क्या उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं? जो ज़मीनें उसमें जा रही है, क्या उससे जो है अनाज की कमी नहीं होगी? इस पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक मकान बनाने की बात है, ठीक है, जनसंख्या की बात आपने किया, एक मैं कहूँगा कि जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून आना चाहिए और उसमें जो है, उसमें ये बना देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का 2 से 3 बच्चे से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। पटेल जी, आपने कहा है अभी कि सड़क पर चलने वाले लोग नहीं हैं। आपने कभी हाईवे पर जाके देखा है कितनी भीड़ लगी रहती है, कितनी लाइनें लगी रहती है गाड़ियों की, एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। एक्सीडेंट तो जब आप ड्राइविंग अपने सेफ मोड में नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो जाएगा, चाहे वो भीड़ हो और चाहे खाली जगह हो। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा है ना कि रोड पे चलने वाले लोग ही नहीं हैं, तो रोड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। कभी आपने निकल के देखा हाईवे पे? आप एलिवेटेड रोड बना सकते हैं, एलिवेटेड रोड बनाइए कि ताकि ज़मीन की, जो किसानी की ज़मीन है वो बचे और नीचे सड़क चले, उसके ऊपर सड़क चले। डबल, आप उसको डबल स्टोरी बना सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी आपका। मैं अमित कुमार गौतम, एडिटर यूपी न्यूज़ चैनल, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आपका जी, नमस्कार। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए